हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट। दोस्तों, आज है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री यानी कि तो उसका यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल रहने वाली है उन सभी छात्रों के लिए जो कि आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी में किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हो रेलवे में। और रेलवे के अलावा दोस्तों आपको बता दें सभी एग्जाम्स है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और रेलवे में दोस्तों जो फिलहाल अब टेक्नीशियन की एग्जाम शुरू होने वाली है उनके लिए तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों टेक्नीशियन में अकेले 40 नंबर की साइंस है। तो उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग से यूथ पब्लिकेशन की जो बुक्स है उसका यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं, ग्रुप डी में आए हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन है। और दोस्तों फिजिक्स की कल हमने यहाँ पर एक वीडियो चलाई थी, उसी प्रकार से दोस्तों उसकी अलग से प्ले लिस्ट डाल दी गई है। और प्ले लिस्ट में वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, उसकी अलग है फिजिक्स की प्ले लिस्ट, यहाँ पर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट अलग मिल जाएगी और उसके बाद में दोस्तों बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी। तो कंप्लीट अध्ययन करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना आपको एंड तक जरूर देखना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेना। दोस्तों शुरू करते हैं रसायन विज्ञान एक परिचय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पदार्थ आता है, मैटर्स। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो रहने वाला है सभी छात्रों के लिए। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके लिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो दोस्तों ठोस है, ठोस के जो बीच में आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होगा। अब कैसे होगा दोस्तों, जो यहाँ पर जो ठोस है इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें जो एक तो ठोस है यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर ठोस रहेंगे, कण रहेंगे, तो इसमें आकर्षण बल अधिक होगा। गैस के थोड़े दूर रहते हैं और द्रव के भी दूर रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अध्ययन भी दिया गया है। उसके साथ में ठोस पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठीक है, ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है और द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं के कम और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेकंड, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, ये जो कथन है वो सही नहीं है, यानी कि बी सही है। पदार्थ के कण द्रव्य और वायु वो में सतत स्थानांतरित होते हैं, पदार्थ कणों से बना होता है और पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है। ये आरआरबी जेईई 2/6/2019 को शिफ्ट 34 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में इसका थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ देते हैं डीपली। पदार्थों के संदर्भ में निम्न कथन सत्य हैं, यानी कि एक पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, पदार्थ कणों से बने होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है। साथियों तीसरा क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये सही है। ठीक है, और इसके साथ में आप पढ़ सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको एक लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे दोस्तों हमारी आने वाली जो वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और बायोलॉजी की भी अलग से प्लेलिस्ट है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। साथियों लक्षण की बात करें तो ठोस असंपीड्य और कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है और ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, और इनका गलनांक प्राय अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चौथा, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। अब इसमें से 5 में कौन कौन सी है, एक तो दोस्तों आपकी हो जाएगी ठोस, दूसरी हो जाएगी द्रव्य, तीसरी हो जाएगी गैस और चौथी हो जाएगी प्लाज्मा। उसके बाद में पांचवी और लास्ट हो जाएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट्स। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं उनको।
पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु होती है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर आपको दिया गया है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, ये 4 दिए गए हैं, किसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो कि शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद हो जा है। जो हमारा प्लाज्मा है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, एक तरल पदार्थ है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये अलग है। ठीक है, तो इनमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता। साथियों, इसको अगर डीपली पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो साथियों ये अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन है जो कि रेलवे की एग्ज़ाम्स है, ग्रुप डी में 15/11/2018 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। दी गई आकृति में प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो कि शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। अनुमान इसका नहीं लगाया जा सकता। यह ठोस, द्रव तथा गैस की अणुओं से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और बिम्बाणु प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना, रक्त वाहिनियों में इसके विचरण में सहायता करना होता है। साथियों, अगला जो क्वेश्चन है छठवां, उसमें दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों इसका क्या है ना, विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो इसमें क्या होगा आंसर, तो इसमें दोस्तों आपको सभी को पता भी होगा, इसका आंसर आएगा सी, जिसमें गैस। ठीक है, गैस राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस में ये गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस वे अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है। साथियों, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये कथन गलत है। ये सही है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। साथियों, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। साथियों, इसमें दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक शुद्ध पदार्थ है, कौन सा है, मीथेन, CH4। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है दोस्तों। चीनी का घोल शुद्ध पदार्थ नहीं है, एक ये दूध नहीं है और एक वायु नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाती है, मीथेन शुद्ध पदार्थ है। ये पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैसों के रूप में पाई जाती है और ये दलदली भूमि भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस या मीथेन कहते हैं। साथियों, 9वां क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये। तो इसमें आप देख सकते हैं, दृढ़ता दिया गया है, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान पर आकार आधार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त कर लेते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। कौन सा विधान यहाँ पर सत्य है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर अगला है संपीड्यता। संपीड्यता में क्या है, यह पदार्थों का वह गुण होता है जिसके कारण उच्च दाब पर आयतन कम हो जाता है, गैसों का यह गुण पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें केवल बी ही सत्य है, ये सत्य है वो असत्य है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। साथियों, दृढ़ता, जिसमें आपने पहले पढ़ भी लिया है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 10वां। ठीक है साथियों, यहाँ पर अलग अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है और एक केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। साथियों, इसका कौन सा आंसर होगा, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। समांगी और विषमांगी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों समांगी और विषमांगी क्या होता है, प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होते हैं। जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये होते हैं समान मात्रा में समांगी मिश्रण। विषमांगी होता है मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, यानी कि विषमांगी, विषमांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ठोस विलयन का उदाहरण हो जाएगा मिश्र धातु। अब मिश्र धातु जैसे पीतल हो जाती है दोस्तों तांबा और जस्ते की, ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन, और गैस में ठोस का विलयन क्या है, वायु में कपूर का विलयन हो जाएगा, और द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा, जल में अल्कोहल का विलयन, गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा कोहरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा, दूध हो जाएगा विषमांगी मिश्रण, जो कि जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। दूध एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे लोहा
एवं गंधक का मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण। ठीक है साथियों, 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है साथियों, सामान्यतः पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वे पदार्थ है कोलाइड। कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस और द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हवा। एक है, हवा कौन सा है? एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण हो जाएगा हवा। ठीक है, अब इसको दोस्तों संक्षिप्त में पढ़ते हैं और दूसरा यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर डी बता दिया था। वायु में पृथ्वी में वायुमंडल में शामिल गैसें तत्वों और उनके यौगिकों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्न है। नाइट्रोजन है 78.84%, ऑक्सीजन है साथियों 20.94%, ऑर्गन है 0.934%, नियोन है 0.0018%, हीलियन आप देख सकते हैं 0.000524%, मीथेन इतनी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजातीय श्रेणी वह विजातीय मिश्रण जिसके विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। दोस्तों ये हो जाएगा सस्पेंशन। अब सस्पेंशन दोस्तों क्या होता है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वह सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, विजातीय मिश्रण होता है जिसमें विलेय घुलते नहीं है तो पूरे माध्यम में ही निलंबित रहते हैं तो उसे कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है साथियों, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है तो इसकी संरचना तय है, ये नहीं करता है। मिश्रण के घटक उनके गुणों का पालन करता है। ठीक है, इसको डीपली पढ़ते हैं तो रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो है दो से अधिक तत्व यौगिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, तय नहीं है। मिश्रण को सरल यांत्रिक गतिविधियों के द्वारा पुनः उनके प्रारंभिक अवयवों के अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उनके घटक उनके गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक और बालू का मिश्रण होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 17वां, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो अमिश्रणीय यानी कि इम्सिबल कहते हैं। अब इसमें दोस्तों जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रणीय पदार्थ कहते हैं। तेल और पानी दो तरल पदार्थ है जो कि एक अमिश्रणीय हैं। ठीक है, उसके बाद में साथियों शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या होता है, एक घुला हुआ पदार्थ होता है। यहाँ पर आपने पढ़ भी लिया होगा। तो उसके बाद में दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो उसमें तीसरा जो पॉइंट है, उससे पहले दोस्तों 2 क्वेश्चन और बन रहे हैं। एक यौगिक नहीं है, कौन नहीं है एक यौगिक दोस्तों? एक यौगिक कौन सा नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा लेड, यानी कि पीबी एक यौगिक नहीं है। 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध के द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक बंध के द्वारा जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड। पीबी एक तत्व जो कि धातु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेत और चीनी का जो मिश्रण होता है वो एक उदाहरण होता है, किसका होता है? विजातीय मिश्रण का उदाहरण होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, उससे संबंधित आ जाएगा, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों बात करते हैं 21वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों उसमें बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर पदार्थों का किण्वन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोसों का द्रव में पिघलना ये हो जाएगा, जैसे बर्फ है उसका जल में बदलना, यानी कि ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। गैसों का द्रव में द्रवीकरण हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन है, जैसे दूध से दही बनना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने के रस से सिरके का बनना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों इसमें अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन है, वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का दहन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिकरण है। और प्लेटिनम तार का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लोहे का जंग, प्लेटिनम का तार जलना सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अगला जो क्वेश्चन है 23वां, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आरआरबी एलबी टेक्नीशियन 29/8/18 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मक्खन का खट्टा होना
एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, सभी ने पढ़ भी लिया होगा। अब इसमें तो दोस्तों आपको क्या बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां। अब 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा डी, रासायनिक उदाहरण। पहले आपको बता दिया है रासायनिक उदाहरण क्या होता है, जो कि रेलवे एनटीपीसी में 2 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद में इनमें से कौन सा एक रासायनिक उदाहरण जो कि मतलब रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है, तो निष्क्रियकरण हो जाएगा एक रासायनिक उदाहरण। ठीक है, इसका भी आपने पढ़ लिया होगा। अब दोस्तों इसको आप डीपली में पढ़ सकते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। निष्क्रियकरण यानी कि उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित करते हैं। साथियों अब यहाँ पर आप जो रिएक्शन है देख सकते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जैसे HCl अम्ल लिया है और NaOH क्षारक है दोस्तों, यहाँ पर लवण बन गया है NaCl और H2O जल यहाँ पर निष्कासित हो गया है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है साथियों, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, इससे पहले भी फिजिक्स की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, उस पर भी फिजिक्स चल रही है, यहाँ पर केमिस्ट्री चल रही है और बायोलॉजी भी दोस्तों अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी आपको सभी की PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला जो क्वेश्चन है 26वां, डोस डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर एक आइस क्यूब है वो पिघलती है, ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। साथियों ये RRB NTPC 11/4/2016 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। रेलवे के जो एग्जाम्स होते हो, चाहे RRB ALP हो, टेक्नीशियन हो, असिस्टेंट लोको पायलट, JE के एग्जाम हो, ग्रुप डी की एग्जाम हो, RPF के एग्जाम्स हो, इसमें लगातार दोस्तों ये क्वेश्चन है रिपीटेड पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल रहने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए जो कि RRB टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो 40 नंबर से अलग से साइंस है दोस्तों। अगर इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन है रिपीटेड है, यूथ पब्लिकेशन साइंस है उसके क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर एजुकेशन पर्पस पर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, इसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैस अवस्था सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। मतलब कोई भी गैस है ना, कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ही ठोस में बदल जाता है तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। और अगला जो दोस्तों संघनन आता है, संघनन किसे कहते हैं, तो इसमें आपको सभी को पता भी होगा दोस्तों संघनन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तन होना। ठीक है, इसे कहते हैं संघनन। साथियों ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगला है साथियों ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस से सीधे ही गैस में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का जलना, जैसे कपूर होती है उसमें माचिस लगाया जाता है तो सीधे ही वो दोस्तों गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और जलकर राख हो जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण दोस्तों बात करें यानी कि राख नहीं होती साथियों, वो गैस अवस्था में परिवर्तित। ठीक है, वाष्पीकरण होती है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था यानी कि तरल से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो ये सभी विकल्प हैं, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग और बदल जाता है, तो ये सभी जो परिवर्तन है उसका
उदाहरण है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, तापमान में परिवर्तन जैसे परीक्षण रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है इसके निर्धारण में मदद करते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और उनके परमाणुओं को या पुनर्व्यवस्था हो जाता है और इस प्रकार नए पदार्थों या यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पानी का बर्फ में परिवर्तन। आपने यहाँ पर पढ़ भी लिया होगा, किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना। पदार्थों में होने वाला यह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना और दूध का दही में बदलना, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30वां, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है नहीं है। तो दोस्तों जल का जल वाष्प में परिवर्तन है, जो कि रासायनिक के परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। शरीर में भोजन का पाचन होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूध का दही में बदलना भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे का जंग में बदलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। दोस्तों ये सबने पढ़ ही लिया होगा, आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर हो जाएगा शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ये नहीं होगा। रेत का पानी में ये भौतिक परिवर्तन, चीनी का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा दूध का दही में हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सभी ने पढ़ रखा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 की शिफ्ट 3 में। ठीक है साथियों, अब दोस्तों डीपली पढ़े तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लेवोजी ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। तो हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पर होता है। ठीक है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी पढ़ के आए होंगे। ठीक है, क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है। साथियों ये क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया 15/10/2018 को शिफ्ट 3 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपने पढ़ भी रखा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का ना ही सर्जन किया जा सकता और ना ही नाश किया जा सकता, परंतु आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। अगला है फ्रेंड्स स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, इसमें चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मतलब 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था और इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ एल प्राउस्ट है, इसके द्वारा दिया गया था। पहले हमने ये ऊपर दी गई प्रश्न है उसकी व्याख्या पढ़ ली है दोस्तों। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। ठीक है, ये निश्चित अनुपात का नियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसकी
तो निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। तो उदाहरण के लिए H2 के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 होता है। किसी भी तो स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा सही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम क्या है, सभी ने पहले पढ़ भी लिया होगा। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयविक तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। अब कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक जो रिएक्शन है यहाँ पर दी गई है 2NaCl2, तो 2NaCl दो अणु बन जाएंगे नमक के। ठीक है साथियों, NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे, अर्थात अनुपात 23:35.5 सदैव निश्चित रहेगा। ठीक है, यानी कि साथियों इसके अनुसार रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्व है ना, उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, तो यह डैश के नियम के साथ सहमति में होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लगातार समानुपात। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14:3। अब ये कैसे होगा, अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर निश्चित अनुपात 14:3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है, यह जल में अति विलेय होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के स्थिर जो अनुपात है Ca और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:2। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और ऑक्सीजन का अनुपात 40:16 होता है। साथियों अब 40:16 होगा तो इसे 8 से काट देंगे तो 5:2 हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम होता है दोस्तों, ठीक है, ऑक्सीजन 8 होता है तो डबल हो जाएगा 16, कैल्शियम 20 होता है तो डबल हो जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 यानी कि 1:8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अमोनिया में NH2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं 14:3 में। ठीक है साथियों, ये आपको याद ही रखने होंगे क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और ये क्वेश्चन है लगातार रेलवे की एग्जाम्स में रिपीटेड भी होते हैं, तो सभी को पता भी होगा। रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रेलवे में लगातार रिपीट होते हैं। तो आपके लिए दोस्तों फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसके बाद में ये केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है और बायोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सारी वीडियो को। और PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों छठा पॉइंट की बात करें, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब उसके बाद में जो क्वेश्चंस है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, किस पर था, रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। और दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। और रासायनिक संयोजन के मुख्य दो नियम होते हैं, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक निस्तेर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं साथियों, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं रेलवेज की एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण की प्रदान करता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों डाल्टन के हिसाब से यहाँ पर बात की जाती है तो परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अणु कहा जाता है। ठीक है साथियों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और परमाणु कहते हैं जिसे परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्प डी का यहाँ पर आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50। निम्नलिखित में से किसी परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था। अगला जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर परिणाम है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, परमाणु अदृश्य कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप डीपली भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। दोस्तों ये किसने किया था? ये आपको बता दें कि डाल्टन जी हैं हमारे, जो उसने यहाँ पर प्रतिपादित किया था। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है, जिन्हें प्रस्तावित किया था। और प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन डाल्टन। तो दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, इसको डीप में पढ़ सकते हैं दोस्तों। जॉन डाल्टन है, उसने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार है। साथियों पहला जो हो जाएगा, सभी पदार्थ द्रव्य परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में या तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण का नियम परिणाम है। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? यह है दोस्तों डी आंसर, परमाणु अविभाज्य कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन है, उसने यह प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसे द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक साबित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी है, जॉन डाल्टन है। तो जॉन डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसका जो व्याख्या है वो भी पढ़ सकते हैं साथियों। जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश रसायनज्ञ थे। 1880 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने पहली बार द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात से संबंधित द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। उसके अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, बेहद छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं और इन कणों को एक एटम्स या परमाणु कहा जाता है। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अणु, परमाणु और तत्व की प्रतिशत मात्रा है, यानी कि मोलिक्यूल एटम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर एस के आणविक रूप से 8 परमाणु होते हैं, जबकि फास्फोरस में 4 परमाणु और ऑर्गोन में और नियॉन में, जो कि अक्रिय गैसें हैं, जो कि अपने एक परमाणु की अवस्था में ही होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। सल्फर में उनके आणविक रूप से सर्वाधिक परमाणु की संख्या है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो 56.1% है। और एल्युमिनियम के परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों 2 × 26.98। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 53.96 यू। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर एल्युमिनियम के 2 हैं तो एक एल्युमिनियम का 26.98 होता है। सल्फर के 3 परमाणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, और सल्फर का होता है 32.06, तो
96.18, ठीक है। ऑक्सीजन के 12 परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों 12 से गुणा करके 16, 192, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कंप्लीट द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों 342.14, और ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का यहाँ पर रख देंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे टोटल, और 100 से आपको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 56.12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल करने होंगे तब जाके आपके यहाँ पर नंबर बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। क्या है? दो तत्व हैं, उनके परमाणु हैं वो समान होते हैं। और दोस्तों इसकी डीपली अध्ययन कर लेते हैं। परमाणु के बारे में सही कथन है, किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं। वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रकरण में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं और एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। शब्द परमाणु को किसने खोजा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिस्ट है, उसने परमाणु को खोजा था। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा अंदर से पढ़ लेते हैं कि परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटस ने किया था, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जिसने तोड़ा ना जा सके। परमाणु जो कि एटम रासायनिक विज्ञान में तत्वों का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणुओं का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म, द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अणु बन जाते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार एक ही प्रकार के अणु अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़कर अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है। साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो है 63। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। दोस्तों लगातार घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु के उपस्थित होते हैं? एक हो जाएगा राइट आंसर ए 5। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। अब दोस्तों कॉपर सल्फेट का आपको क्या है कि सूत्र याद होना चाहिए। अब कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों CuSO4.5H2O, जो कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जल के अणु पूछा गया तो आपको याद होना चाहिए, जो इसे कॉपरिक सल्फेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमोनिया क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो डी आंसर राइट हो जाएगा 6। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का दूसरा नाम नौशादर है। दोस्तों यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है जो कि अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस अवस्था में बदल जाते हैं। अब दोस्तों सबको पता होगा ऊर्ध्वपातन क्या होता है, दोस्तों वहाँ पर आपको पहले पढ़ा दिया है। अब दोस्तों इसकी रिएक्शन करवाएंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की, जैसे कि नौशादर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौशादर। अमोनिया से यहाँ पर मतलब इसकी रिएक्शन होगी ना तो सीधा ही ऊर्ध्वपातित होकर ये NH3 अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, साथियों, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, तो यह कौन सी गैस है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार क्रमशः यहाँ पर 12, 14 और 16 दिए गए हैं, तो ये गैस हो जाएगी NO। अब कैसे होगी दोस्तों, इसका डीपली यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि मानक ताप और दाब यहाँ पर 5.6 लीटर गैस का भार दिया गया है 7.5 ग्राम, ठीक है। तो 1 लीटर का निकालने के लिए 7.5/5.6 हो जाएगा, ठीक है। अब 22.4 लीटर गैस का भार निकालना है तो 22.4 से गुणा कर देंगे तो 30 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में दी गई गैस है NO का अणुभार कितना हो जाएगा? 14 और 16, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो 30 ग्राम अतः NO गैस यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो H2SO4 है, उसमें सबसे अधिक परमाणु होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर निकाले तो HNO2 है, इसमें एक तो हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक 2 ऑक्सीजन है, तो 4 परमाणु इसके हो गए। H2SO4 में 2 इसके हो गए
एक इसका हो गया 3, 3 और 4 ऑक्सीजन के 7 परमाणु हो गए। तो यहाँ पर आपको परमाणु काउंट करने हैं, ठीक है। आराम से हो जाएंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम को हो जाएगा 40, 20 पे कैल्शियम आता है तो डबल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बात करें कैल्शियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह सेकंड ए का तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca है। परमाणु संख्या 20 तथा परमाणु भार द्रव्यमान 40.08 है। इसका रासायनिक तत्व की खोज सन 1808 में सब्र हम्फ्री डेवी ने किया था। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का पाया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो ए हो जाएगा 35%। अब कैसे होगा, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए NH4NO3 में नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा ये तो, ठीक है। और एक NH4NO3 में कुल अणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, तब जाके नाइट्रोजन का निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि NH4 में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 14+14, ठीक है। तो और यहाँ पर कुल द्रव्यमान हो जाएगा 14+4 +14+16 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा पूरा द्रव्यमान। एक तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन का फिर वही 14 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का 3 यानी कि 16 हो जाएगा, 16 गुना 3 हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे तो ये 35% निकल के आ जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हमको अनुभार संख्या याद होगी तो आराम से हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों इसका डी आंसर हो जाएगा 27.3। CO2 का अणु बाहर निकालने के लिए C+2 गुणा GO, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बन का हो जाएगा 12 और 2 ये है, और ऑक्सीजन का 16, 144 हो जाएगा। परमाणु बाहर हो जाएगा 12, तो कार्बन की मात्रा हो जाएगी 12/44 इंटू 100, ठीक है। उसी प्रकार ये 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे साथियों। तो इनमें क्या ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। H2 अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 11 अनुपात नहीं 11.11 आ जाएगा। कैसे आएगा, अब जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन का अनुपात है 1, तो 1 को यहाँ पर लिख दिया। टोटल कितना है 8 और 1 9, 9 से आपको भाग दे देते हैं और 100 से परसेंट भी निकालने के लिए करते हैं गुना। तो दोस्तों यहाँ पर 11:11 आ जाएगा, 11.11। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, क्या तो है अणु। किसी पदार्थ का छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं तो अणु कहलाता है। साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। अणु शब्द से परिचय द्वारा 1896 में आसपास कराया था, किसने कराया था, विलेम ओस्टवार्ड ने। किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सभी समान दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है और ये उस गुणधर्मों की प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई संभव को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अणु। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। जैसे H2H के 2 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनाता है, ठीक है। और NaCl में Na और Cl 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हुए थे तो उन्हें अणु कहते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता कहते हैं के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसकी परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो उधर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिस। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण हो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाते हैं। अणु शब्द को डेमोक्रेटिस ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक डैश को अगला हो जाएगा एक डैश को किसी डैश के नीचे हिस्से में यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है तो उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अणु। पहले आ जाएगा अणु। एक अणु को किसी तत्व के किसी हिस्से या यौगिक के उस छोटा अंश के रूप में होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में CaOH का होल ट्वाइस के कितने अणु परमाणु मौजूद रहते हैं, तो C हो जाएगा 5। अब कैसे हो जाएगा, कैल्शियम के परमाणु की संख्या हो जाएगी 1 और O की हो जाएगी 2 और हाइड्रोजन की भी हो जाएगी 2। होल ट्वाइस है ना, तो 2 2 हो जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगी, ठीक है साथियों। उसके बाद में CO2 में C और ऑक्सीजन द्वारा द्रव्यमान अनुपात द्वारा अनुपात में मौजूद कितने होते हैं, 3:8। अब कैसे होते हैं, CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात, C का द्रव्यमान संख्या कितना होता है कार्बन का
यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कार्बन की होती है 12। ठीक है, और अनुपात में यहाँ पर दिया गया है O2 का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की होती है 16 और 2 यहाँ पर दिया गया तो 3:8 आपका आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आएगा 12:32 आएगा, लेकिन काट के आ जाएगा 3:8। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं परमाणुकता। ठीक है, सभी पता होगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अगला जो मोल संकल्पना है उसके आधारित पर यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे। मोल संकना अवोगाद्रो संख्या सभी को पता होगा 1.023 × 10⁻23। ठीक है, एक अवोगाद्रो संख्या का मान भी पूछा जाता है रेलवे में। तो दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने होते हैं, 12U और 1U। ठीक है, ऑक्सीजन की एक अणु द्रव्यमान का द्रव्यमान है, तो दोस्तों यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या का मान पूछा गया है, मतलब ठीक है ऑक्सीजन का पूछा गया है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का अणु भार होता है 32, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, 5.3 × 10⁻23 ग्राम होता है। कैसे ऑक्सीजन का अणु भार हो जाएगा 32, लेकिन अणु का एक मोल होता है 6.02 × 10⁻23। तो दोस्तों इसमें क्या है 32 को आपको ऊपर लिखना होगा, बटे में 6.023 × 10⁻23 से आपको यहाँ पर भाग दे देना होगा, और उसके बाद में दोस्तों ये फाइनल रूप से जो मान निकल कर आया है यह आ जाएगा 5.3 × 10⁻23 ग्राम। ठीक है, मैग्नीशियम की 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होती है। कैसे होंगे दोस्तों, तत्वों का भार लिखना है और अणु दर का द्रव्यमान लिखना है। जैसे तत्वों का भार कितना दिया गया है आपको 144 दिया गया है, और अणु है, अणु का कितना द्रव्यमान दिया गया है मैग्नीशियम का है 24। जैसे 12 12 का डबल हो जाएगा 24, जस्ट 24 का भाग आप देंगे तो 6 बार निकल जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपको यहाँ पर सूत्र याद रखना चाहिए, मतलब इनका द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए आपको कन्फर्म, तब जाके आपसे सवाल बनेंगे। दोस्तों 273 केल्विन पर 1 DM³ क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी, तो ये हो जाएगा 0.0355। अब कैसे होगा दोस्तों, ये आपको याद ही रखना होगा। क्यों होगा कि दोस्तों 273 कैलोरी पर 1 DM की क्षमता के पात्र में दी गई क्लोरीन की मात्रा इतनी है, और या इतनी मोल पर न्यूनतम दाब डालें, क्योंकि 0 ग्राम में अणुओं की संख्या न्यूनतम ये होती है 0.006 10⁻23। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये संख्या भी मान याद रखना है, अवोगाद्रो संख्या। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम cc है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन कितना होगा, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। अभी कैसे होगा तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका आप 22.4 लीटर बेझिझक करके आए ऑप्शन आपको, क्योंकि वहाँ पर सोल्व करने के लिए नहीं बोला गएगा। क्योंकि दोस्तों अगर सोल्व करने के लिए भी आपसे मतलब आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है 32 ग्राम दिया गया, ऑक्सीजन का घनत्व कितना है 1.429 ग्राम cc। तो द्रव्यमान बटे घनत्व करना है आपको, तो 32 में इसका भाग देना है बस आपको। तो आपको 32,000 यहाँ से पॉइंट हटेगी तो 32,000 और 1429 का भाग चल जाएगा 22.4 बार। ठीक है साथियों, इस प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। रेलवे में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम में चाहे कोई सी भी एग्जाम्स हो, टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो 40 नंबर की अकेले से साइंस रहने वाली है। तो 40 नंबर में से दोस्तों आपको 35+ स्कोर आपका इससे हो जाएगा, अगर आपने वीडियो देख ली शुरू से एंड तक। और दोस्तों इसकी जो PDF है मतलब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है, और केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट है, और बायोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पर रोजाना ये 3 क्लास आती हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं रोजाना कवर किया जा रहा है। अब दोस्तों 10 से 15 दिन बचे हुए हैं टेक्नीशियन वालों के, तो साइंस यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित इसमें किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा NH3 के 0.1 मोल का है द्रव्यमान, वो सबसे ज़्यादा होगा। कैसे होगा, N का कुल मोलर द्रव्यमान होता है दोस्तों 14.01 ग्राम। ठीक है, और हाइड्रो H3 का कुल मोलर द्रव्यमान होगा 3.03। किसी हाइड्रोजन का 1.01 होता है, तो 3 का हो जाएगा 3.03। अब NH3 का द्रव्यमान हो जाएगा 17.4 ग्राम, और इसी प्रकार NH3 के 0.1 मोल का जो द्रव्यमान होगा सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों इसका जस्ट आपको भाग देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे दिया गया द्रव्यमान है और परमाणु द्रव्यमान संख्या है, 24/12 करना है, तो आपका हो जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है साथियों, उसके बाद में SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होंगे, तो आपको क्या है कि SO2 के एक अणु में सल्फर के परमाणु की संख्या हम सभी को पता है 6.023 × 10⁻23 होती है। अब SO2 की 0.6 अणु में